हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का बिग डेटा की यूनिट 2 के इस डिटेल्ड लेक्चर में। पिछले यूनिट में हमने समझा था कि डेटा की वॉल्यूम इतनी बढ़ गई थी कि ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स जैसे कि एसक्यूएल उन्हें हैंडल नहीं कर पाते थे। तो इसका सवाल कैसे होगा इतना बड़ा डेटा हैंडल। आज हम इसी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सॉल्यूशन सीखेंगे, हडूप एंड मैपरेड्यूस। ये कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हडूप के टॉपिक्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे मैपरेड्यूस और उसके टॉपिक्स को। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ हडूप से। हडूप का इतिहास गूगल फाइल सिस्टम और मैपरेड्यूस के पेपर्स से शुरू होता है। इसके को फाउंडर्स हैं डाओ कटिंग एंड माइक कैफेरेला। कटिंग ने इसका नाम अपने बेटे के टॉय एलिफेंट के नेम पर रखा था और हडूप का जो लोगो है वो है पीला छोटा हाथी का बच्चा। हडूप की हिस्ट्री इस टाइमलाइन पर बेस्ड है। अक्टूबर 2003 में गूगल फाइल सिस्टम पेपर रिलीज हुआ। जनवरी 2006 मैपरेड्यूस डेवलपमेंट अपाचे नच पर शुरू हुआ और अप्रैल 2006 में हडूप का वर्जन 0.1.0 रिलीज हुआ। अब देखते हैं हडूप बेसिकली है क्या। हडूप एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क और इसका मकसद है वास्ट क्वांटिटीज डेटा को स्टोर करना और उस पर लार्ज स्केल कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना। और ये फ्रेमवर्क प्राइमरीली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड है। हडूप इकोसिस्टम में और भी फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि हाइव। ये हाइव क्यूएल का यूज करता है डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए। सेकंड है ड्रिल, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ डेटा एक्सप्लोरेशन करता है। थर्ड है स्टॉर्म, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग को इनेबल करता है। फोर्थ है स्पार्क, ये मशीन लर्निंग लाइब्रेरी फीचर करता है और डेटा प्रोसेसिंग के लिए वाइडली यूज होता है। फिफ्थ है पिग, ये पिग लैटिन का यूज करता है। पिग लैटिन एक लैंग्वेज है जो कि एसक्यूएल के सिमिलर होती है। तो पिग बेसिकली पिग लैटिन का यूज करता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हडूप एज अ सॉल्यूशन। तो हडूप को डेवलप किया गया था ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए। ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे हमें इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, उन्हीं का सॉल्यूशन लेके आया हडूप। ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते हैं सिंगल सेंट्रल स्टोरेज वाली अप्रोच को। सिंगल सेंट्रल स्टोरेज मतलब सपोज करिए आपके पास एक सर्वर है, अगर आप उसी पे सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ये हो गई आपकी सिंगल सेंट्रल स्टोरेज। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये सर्वर फेल कर गया तो आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। इसी का सोल्यूशन लेके आया हडूप। ये ऑफर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को, यानी कि डेटा एक सर्वर पे स्टोर ना होके मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर होता है और ये सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और टाइम टू टाइम डेटा का रिप्लिका एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जाता रहता है। रिप्लिका यानी कि कॉपी। ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो करते हैं सीरियल प्रोसेसिंग वाली अप्रोच को, जो कि काफ़ी इनएफिशिएंट होती है। सपोज करिए मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, तो सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होगा, सीपीयू के पास प्रोसेस एक एक करके जाएंगे। यानी पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद ये प्रोसेस आएगा एंड लास्ट में ये प्रोसेस आएगा। इसकी वजह से वेटिंग टाइम अननेसेसरी इंक्रीज होता है और प्रोसेसिंग काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाती है। हडूप ने इसका सोल्यूशन दिया पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा। पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4 प्रोसेस हैं तो इनको साइमल्टेनियसली पार्ट्स में प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे वेटिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है। ट्रेडिशनल सिस्टम में वन ऑफ द मेजर चैलेंज था अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना, जबकि हडूप कैपेबल होता है किसी भी तरह के डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अब देखते हैं हडूप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सिंपल शब्दों में हडूप के एडवांटेजेस हैं, ये लार्ज डेटा को स्टोर कर सकता है, ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। तो यही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, फीचर्स फॉल्ट टॉलरेंट एंड इज हाईली अवेलेबल, इट इज कंपेटेबल विद ऑल प्लेटफॉर्म्स, सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, परफॉर्म्स पैरेलल प्रोसेसिंग। तो हडूप के कुछ डिसएडवांटेजेस, ये स्मॉल डेटा के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसमें क्लस्टर मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। क्लस्टर बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें स्टेबिलिटी से रिलेटेड इशू भी हमको आ सकते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमको फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ कम्स कंपोनेंट्स ऑफ हडूप। हडूप 3 मेन कंपोनेंट्स पर काम करता है। फर्स्ट एचडीएफएस, सेकंड हडूप मैपरेड्यूस और थर्ड हडूप यार्न। सो अभी इन तीनों कंपोनेंट्स का बेसिक काम समझते हैं, आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। सो हडूप एचडीएफएस क्या है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक स्टोरेज यूनिट है। हडूप मैपरेड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट है और हडूप यार्न ये रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट है। अगर आपसे एग्जाम में कंपोनेंट्स ऑफ हडूप पूछा जाए तो आप ये डायग्राम को जरूर बनाइएगा। अब समझते हैं हडूप काम कैसे करता है। तो इसमें डेटा को पहले ब्लॉक्स में तोड़ा जाता है 128 या 64 MB के साइज में, लेकिन रिकमेंडेड होता है 128 MB।
डेटा को ब्लॉक्स में तोड़ने के बाद ये ब्लॉक्स क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। HDFS पूरे प्रोसेसिंग को मैनेज करता है। हार्डवेयर फेलियर से बचने के लिए डेटा की रेप्लिकेशन होती है। टास्क को प्रोसेस और एग्जीक्यूट किया जाता है मैप रिड्यूस फेज के दौरान। प्रोसेस्ड रिजल्ट को डेजिग्नेटेड कंप्यूटर तक फॉरवर्ड किया जाता है। एट लास्ट डिबगिंग लॉग्स जनरेट किए जाते हैं सभी असाइंड जॉब्स के लिए। अब आता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो ये हडूप की स्टोरेज यूनिट होती है। बेसिकली HDFS एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो पेटाबाइट्स और जेटाबाइट्स जैसे बड़े डेटा सेट्स को मैनेज करता है। एंड एज पर द नेम डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब इसमें डेटा मल्टीपल क्लस्टर्स में स्टोर होता है। तो ये पॉइंट हमने देख ही लिया। HDFS इसेंशियल होता है लार्ज डेटा सेट्स को जैसे कि पेटाबाइट्स और जेटाबाइट्स को एनालिसिस करने के लिए और मैनेज करने के लिए। सो व्हाई HDFS इज नेसेसरी? तो HDFS एक ओपन सोर्स होने के कारण कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। ये क्लस्टर्स को 1 टेराबाइट पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड देता है। ये डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाकर रिकवरी एंश्योर करता है। वहीं पर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम काफ़ी कॉस्टली होते हैं और उनमें डेटा एनालिसिस और सर्चिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑल्सो ट्रेडिशनल सिस्टम में डेटा को रिट्रीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HDFS। HDFS इंश्योर करता है हाई फॉल्ट टॉलरेंस। क्योंकि HDFS में काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं और इन पे डेटा स्टोर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, तो ये बहुत ही कम टाइम में और आसानी से फॉल्ट खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HDFS इज हाई थ्रूपुट, यानी कि ये हाई डेटा एक्सेस पर जोर देता है। और ये इकोनॉमिकल तो है ही क्योंकि अभी हमने देखा है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। अब बात करते हैं हडूप मैप रिड्यूस की। तो ये हडूप का प्रोसेसिंग इंजन होता है जो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे कंप्यूटेशन एंड प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। It is used by organizations to run analysis for various business needs, such as determining product pricing to achieve maximum profits, evaluating advertising effectiveness, and optimizing ad expenditure, performing weather predictions, analyzing web clicks, sales data, and trending topics to guide new product development. अगर अभी के लिए बात करें ऊपर ऊपर से तो मैप रिड्यूस के 2 फेजेस होते हैं, मैपिंग और रिड्यूसिंग। वैसे इसके 6 फेजेस होते हैं जिनको अभी हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं हडूप यार्न की। तो यार्न स्टैंड फॉर येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। यार्न का मेन काम है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज लाइक CPU और मेमोरी को प्रोवाइड करना। यार्न आर्किटेक्चर के 3 की कंपोनेंट्स होते हैं, रिसोर्स मैनेजर, एप्लीकेशन मास्टर, नोड मैनेजर्स। तो रिसोर्स मैनेजर एक मास्टर सर्वर होता है। आमतौर पर ये हर क्लस्टर में सिर्फ एक ही होता है। रिसोर्स मैनेजर का मेन रोल होता है ये ट्रैक करना कि डेटा नोड्स की लोकेशन और अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसोर्स मैनेजर ही डिसाइड करता है कि रिसोर्सेज को कैसे असाइन करना है। रिसोर्स मैनेजर के अंदर 2 कोर कंपोनेंट्स होते हैं, शेड्यूलर एंड एप्लीकेशन मैनेजर। यार्न का सेकंड कंपोनेंट है एप्लीकेशन मास्टर। ये एक फ्रेमवर्क स्पेसिफिक प्रोसेस होता है और इसका काम सिर्फ एक रनिंग एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज को नेगोशिएट करना होता है। यार्न का थर्ड कंपोनेंट होता है नोड मैनेजर। बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के एक स्लेव होते हैं और एक क्लस्टर में कई सारे हो सकते हैं। जब ये स्टार्ट होते हैं तो ये रिसोर्स मैनेजर को रजिस्टर करते हैं और पीरियोडिकली हार्ट बीट्स भेजते रहते हैं। हर नोड मैनेजर रिसोर्स मैनेजर से इंस्ट्रक्शन लेता है और उस नोड पर चल रहे कंटेनर्स को मैनेज करता है। यार्न को हडूप 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग के फंक्शन को अलग किया जा सके। तो इस तरह RM रिसोर्स पर कंट्रोल रखता है और NM यानी कि नोड मैनेजर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हडूप डेटा फॉर्मेट्स पर। तो हडूप में अलग अलग तरह के डेटा फॉर्मेट्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि डेटा फाइल्स में कैसे स्टोर होगा और कैसे रीड राइट होगा। कुछ फॉर्मेट्स स्टोरेज के लिए बेहतर होते हैं और कुछ एनालिटिक्स के लिए बेहतर होते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, जिसमें टेक्स्ट और CSV फाइल या फिर सीक्वेंस फाइल आते हैं। ये सबसे कॉमन फॉर्मेट है। इसमें डेटा ह्यूमन रीडेबल लाइंस में स्टोर होता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये होती है ये ब्लॉक कंप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। सेकंड फॉर्मेट है सीक्वेंस फाइल। ये बाइनरी फाइल्स होते हैं जो बाइनरी की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हैं और ये कंप्रेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। थर्ड है एवरो। ये एक रो बेस्ड स्टोरेज फॉर्मेट है, यानी डेटा एक एक रो में करके स्टोर होता है। दैट इज रो वाइज डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है एवरो, और ये भी कंप्रेशन अलाउ करता है। अब ये तीनों हैं कॉलम बेस्ड फॉर्मेट जो कि मोस्टली यूज होते हैं एनालिटिक्स के लिए। फर्स्ट है पार्किट। ये कॉलम बेस्ड बाइनरी स्टोरेज फॉर्मेट है। इसको क्लाउडेरा के साथ भी यूज किया जाता है। सेकंड है RC फाइल, रिकॉर्ड कॉलमनर फाइल। इसमें डेटा कॉलम्स में स्टोर होता है
लेकिन ये डेटा को ग्रुप्स ऑफ रो में ऑर्गेनाइज करता है। ये हाइब्रिड तरीका यूज करता है, रो वाइज ग्रुपिंग और कॉलम वाइज स्टोरेज। लास्ट है ORC, ऑप्टिमाइज रो कॉलमनार। ये RC फाइल फॉर्मेट का एवोल्यूशन है। ये सुपीरियर कंप्रेशन देता है और इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है एज कंपेयर टू द RC फाइल। तो ये फॉर्मेट डिसाइड करते हैं कि आपका डेटा कितनी तेजी से रीड होगा और आप कितनी स्टोरेज बचा पाएंगे। अब देखते हैं कि हडूप में स्केलिंग कैसे होती है। स्केलिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। स्केलिंग दो तरह की होती है, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। लेकिन हडूप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करता है, जिसको हम स्केलिंग आउट भी बोलते हैं। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है? इसमें एक ही मशीन में और ज़्यादा रिसोर्सेज ऐड किए जाते हैं जब लोड बढ़ता है। जैसे अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, अगर उसमें 8 GB रैम है और आप उसमें 8 GB रैम और ऐड करते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा वर्टिकल स्केलिंग का। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें सिंगल मशीन की ही कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। सेकेंड टाइप की स्केलिंग होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसमें और मशीनें ऐड की जाती हैं ताकि रिसोर्सेज की ज़रूरत पूरी हो सके। जैसे अगर एक मशीन में 10 GB रैम है और अगर आप एक और मशीन ऐड करते हैं 10 GB रैम वाली, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। यहाँ पे आपने रिसोर्स ऐड ना करके एक और मशीन ऐड कर दी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हडूप हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करता है, जिससे डेटा बढ़ने पर आसानी से नई मशीन्स यानी कि नोड्स को ऐड कर सकता है। अब हम हडूप इकोसिस्टम के मेन टूल्स और उनके फंक्शंस को देखेंगे। ये वो टूल्स होते हैं जो हडूप के साथ मिलकर डेटा को मैनेज और एनालाइज करते हैं। तो लेफ्ट साइड में मैंने सारे कंपोनेंट्स लिए हैं और राइट साइड में उनके फंक्शंस। फर्स्ट है ज़ूकीपर। ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि ये क्लस्टर में सर्विसेज के बीच तालमेल बनाता है। सेकेंड है फ्लूम। ये लॉग कलेक्टर का काम करता है, यानी स्ट्रीमिंग डेटा और लॉग्स जमा करता है। थर्ड है हाइव। ये स्टैटिक्स के लिए यूज होता है। ये एसक्यूएल लाइक क्वेरीज से डेटा एनालिसिस करता है। फोर्थ है आर कनेक्टर्स। ये भी स्टैटिक्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये आर लैंग्वेज यूज करता है इंटीग्रेशन के लिए। फिफ्थ है महोट। ये मशीन लर्निंग पर्पज के लिए यूज होता है। सिक्स्थ है स्पार्क। ये एनालिटिक्स ऑपरेशन के लिए यूज होता है, यानी कि फास्ट और वर्सेटाइल प्रोसेसिंग के लिए। सेवंथ है पिग। ये रिपोर्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग के लिए। एट्थ है ओजे। ये जॉब्स को मैनेज और शेड्यूल करता है, यानी कि ये वर्कफ्लो को मेंटेन करता है। नाइन्थ है एचबेस। ये कॉलमनर डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, दैट इज नो एसक्यूएल डेटाबेसिस के लिए। टेंथ है स्कूप। ये रिलेशनल डेटाबेसिस और हडूप के बीच डेटा ट्रांसफर का काम करता है। तो ये थे हडूप इकोसिस्टम के मेन टूल्स। चलिए अब देखते हैं मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क को। तो अभी तक हमने हडूप के दो कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं, HDFS और यार्न। अब देखते हैं मैप रिड्यूस को। मैप रिड्यूस को बोला जाता है प्रोसेसिंग इंजन ऑफ हडूप इकोसिस्टम। मैप रिड्यूस हडूप का वो पावरफुल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को बड़े क्लस्टर्स पर पैरेलल तरीके से प्रोसेस करता है, और ये ऑपरेशन रिलायबल और फॉल्ट टॉलरेंट होता है। ये फ्रेमवर्क डेटा एनालिसिस और कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। मैप रिड्यूस के बेसिकली 6 फेजेस होते हैं, और उन सारे फेजेस की समरी इन 3 पॉइंट्स में है। मैप रिड्यूस जनरली इनपुट डेटा को स्प्लिट करता है इंडिपेंडेंट चंक्स में, जो कि उसके बाद प्रोसेस किए जाते हैं मैप टास्क के दौरान। यानी कि अगर आपको कोई इनपुट डेटा इस तरीके से है, तो ये सबसे पहले उसको चंक्स में तोड़ता है, यानी कि उनको अलग अलग करेगा, और फिर इस डेटा को मैपिंग फेज में पैरेलली प्रोसेस किया जाता है। मैप टास्क का जो आउटपुट होता है, ये उसको ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है रिड्यूस टास्क से पहले, क्योंकि मैप फेज का जो आउटपुट होता है वो एज अ इनपुट जाता है रिड्यूस टास्क में। मैप रिड्यूस जॉब का इनपुट और फाइनल आउटपुट दोनों ही टिपिकली फाइल सिस्टम में स्टोर किया जाता है। मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल में जनरली तो ये 3 फेजेस ही कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन अगर इन डेप्थ देखें तो इसमें एक्चुअली 6 फेजेस होते हैं: इनपुट, स्प्लिटिंग, मैपिंग, सफलिंग, रिड्यूसिंग एंड फाइनल आउटपुट। तो चलिए पहले इन तीनों फेजेस के बारे में जान लेते हैं, फिर बाद में हम इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे, जिससे हमारे 6 फेजेस क्लियर हो जाएंगे। सो मैपिंग फेज इनपुट डेटा को की वैल्यू पेयर्स में कन्वर्ट करता है। मैप फंक्शन इनपुट एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है और एक नया लिस्ट जनरेट करता है। ये सेकंड फेज मैपर और रिड्यूसर के बीच का क्रूशियल स्टेप है। सफलिंग में डेटा को मैपर से रिड्यूसर तक ट्रांसफर किया जाता है। इस दौरान कीज को ऑटोमेटिकली सॉर्ट किया जाता है। थर्ड है रिड्यूसिंग फेज। इसमें रिड्यूस फंक्शन ग्रुप्ड वैल्यूज को लेकर फाइनल रिजल्ट निकालता है। इन शॉर्ट, मैपिंग का रोल है डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनिशियल ब्रेकडाउन करना। सफल एंड सॉर्ट फेज का रोल है सेम कीज को ग्रुप करके सही रिड्यूसर तक पहुंचाना।
और रिड्यूसिंग का फेस है एग्रीगेशन और फाइनल कंप्यूटेशन परफॉर्म करना। सो ये डायग्राम बेसिकली मैप रिड्यूस के फेजेस के साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे तीनों फेजेस मैपिंग, सफलिंग, सॉर्टिंग, रिड्यूसिंग। मैपिंग से पहले होता है स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग कब होगा? जब आपको कोई इनपुट मिलेगा। रिड्यूसिंग हमारा लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो चलिए मैप रिड्यूस वर्क कैसे करता है उसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो पहले हमको मिला है कोई डेटा का इनपुट। मैप रिड्यूस समझते वक्त हमने देखा था कि डेटा को पहले स्प्लिट करते हैं चंक्स में। तो सेम काम हमने यहाँ पे किया है, डेटा को हमने चंक्स में तोड़ा है। पहला चंक है हमारा डियर बियर रिवर, फिर है कार कार रिवर, थर्ड चंक है डियर कार बियर। स्प्लिटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट फेज होता है मैपिंग का। इसमें डेटा को की और वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। की जनरली यहाँ पे हमारा होता है डेटा, वैल्यू होता है उस डेटा का काउंट। तो डियर एक बार आ रहा है, बियर एक बार आ रहा है, रिवर एक बार आ रहा है। सिमिलरली इसमें कार वन रिवर वन। और थर्ड चंक में भी डियर वन, कार वन और बियर वन। मैप रिड्यूस में हमने एक पॉइंट और देखा था जिसमें ये बोला गया था कि जो सॉर्टिंग है वो रिड्यूसिंग फेज से पहले होती है। तो यहाँ पे ये जो सफलिंग फेज है इसमें यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सॉर्टिंग के बाद सफलिंग होती है, और सफलिंग एंड सॉर्टिंग एक साथ होते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका सॉर्टिंग होगा वो रिड्यूसिंग फेज से पहले होगा। मैपिंग के बाद जब सफलिंग हो रहा है तो इस केस में क्या हो रहा है, डेटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है। यानी कि इस चंक में से हमने डेटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है। जैसे बियर हमारा फर्स्ट और थर्ड चंक में है ना, बियर वन, तो यहाँ पे ये आ गया। सेकंड और थर्ड चंक में हमारा कार है तो यहाँ पे कार आ गया। फर्स्ट और थर्ड चंक में हमारा डियर है तो डियर यहाँ आ गया। फर्स्ट और सेकंड में रिवर है तो रिवर यहाँ आ गया। क्योंकि रिड्यूसिंग फेज से पहले वाले फेज में जो चंक हैं उसमें सेम चंक में सेम टाइप का डेटा है, तो रिड्यूसिंग फेज में क्या होगा, जैसे यहाँ बियर वन तो यहाँ पे बियर कॉमा 2, यानी बियर की काउंट 2 है। सिमिलरली सेकंड चंक में कार के 3 की वैल्यू पेयर हैं तो इनको मर्ज करके कार कॉमा 3 लिख दिया गया है। थर्ड चंक में डियर 2 बार है तो डियर कॉमा 2, एंड फोर्थ में रिवर 2 बार है तो रिवर कॉमा 2। अब फाइनल रिजल्ट में क्या होगा, वापस से डेटा को कंबाइन करके लिख दिया जाएगा, बियर 2 कार 3 डियर 2 रिवर 2। तो इस तरीके से आपका मैप रिड्यूस वर्क करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मैप रिड्यूस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पैरेलल होता है, यानी टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है, फॉल्ट टॉलरेंट है, और हॉरिजॉन्टली स्केलेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग अ मैप रिड्यूस एप्लीकेशन। मैप रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 होता है इनिशियल डेवलपमेंट एंड लोकल टेस्टिंग। यहाँ आप मैप और रिड्यूस फंक्शन लिखकर शुरू करते हैं, फिर ड्राइवर प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिसे आईडीई से छोटे डेटा सेट पर रन करके चेक किया जाता है। फेलियर होने पर आईडीई के डिबगर से प्रॉब्लम ढूंढी जाती है। जो मैंने स्टेज 1 के बारे में समझाया वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। स्टेज 2 होता है क्लस्टर एग्जीक्यूशन एंड डिबगिंग। जब प्रोग्राम छोटे डेटा सेट पर ठीक चलता है तो उसे क्लस्टर पर डिप्लॉय करते हैं। क्लस्टर यानी कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। फुल डेटा सेट पर इश्यूज आने पर टेस्ट एक्सपेंड करके और मैपर मॉडिफाई करके फिक्स किया जाता है। स्टेज 3 होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। प्रोग्राम ऑपरेशनल होने के बाद स्टैंडर्ड चेक्स परफॉर्म किए जाते हैं और टास्क प्रोफाइलिंग की जाती है ताकि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सके। अब आते हैं मैपर पे। मैपर का काम इनपुट की वैल्यू पेयर्स को इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स के कलेक्शन में ट्रांसलेट करना होता है। और ये पॉइंट हमने समझ ही रखा है कि सॉर्टिंग मैप साइड पर होती है, रिड्यूस साइड पर नहीं। मैप का आउटपुट ही आगे सफल एंड सॉर्ट फेज में जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट टेस्ट विद एमआर यूनिट। यूनिट टेस्टिंग मैप रिड्यूस जॉब्स को टेस्ट करने के लिए जरूरी है। इसके लिए एमआर यूनिट जावा लाइब्रेरी डिजाइन की गई थी। यूनिट टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके चेक करना। अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट सही से काम करते हैं तो इनको बाद में कंबाइन करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। वैसे तो एमआर यूनिट अब रिटायर्ड है और मोकिटो जैसे फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, लेकिन एमआर यूनिट को यूनिट टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स समझने के लिए यूज किया जाता है। अब है एनाटॉमी ऑफ अ मैप रिड्यूस जॉब रन। मैप रिड्यूस जॉब का एग्जीक्यूशन सबमिट मेथड कॉल होने से इनिशिएट होता है। इस प्रोसेस में ये की कंपोनेंट शामिल होते हैं। फर्स्ट है क्लाइंट, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है जॉब को सबमिट करने के लिए। सेकेंड है यार्न नोड मैनेजर, ये क्लस्टर में कंप्यूटर कंटेनर्स को लॉन्च और मॉनिटर करता है। यार्न रिसोर्स मैनेजर, ये रिसोर्सेज के एलोकेशन और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करता है अक्रॉस द क्लस्टर। मैप रिड्यूस एप्लीकेशन मास्टर वो एंटिटी है जो मैप रिड्यूस वर्क एग्जीक्यूट करने वाले टास्क को फैसिलिटेट करता है।
डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जॉब फाइल्स को शेयर करने के लिए यूज होता है। नाउ कम्स सबमिटिंग अ जॉब। जॉब सबमिशन एक इंटरनल जॉब सबमिटर इंस्टेंस के थ्रू होता है। इसके 5 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है आईडी रिक्वेस्ट। ये रिसोर्स मैनेजर से नया एप्लीकेशन आईडी रिक्वेस्ट करता है। सेकंड वैलिडेशन, जॉब की आउटपुट स्पेसिफिकेशन चेक होती है। थर्ड है स्प्लिटिंग। इनपुट स्प्लिट्स कैलकुलेट किया जाता है। स्प्लिट्स कंप्यूट ना होने पर एरर आता है। फोर्थ है रिसोर्स कॉपी। जरूरी रिसोर्सेज जैसे कि जॉब, जार फाइल, इनपुट स्प्लिट्स, इनको शेयर्ड फाइल सिस्टम में कॉपी किया जाता है। एंड लास्ट स्टेज सबमिशन। जॉब जार को हाई रेप्लिकेशन फैक्टर के साथ कॉपी किया जाता है और सबमिट एप्लीकेशन कॉल करके जॉब रिसोर्स मैनेजर को सबमिट होता है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको इन 5 स्टेप्स में बता दी। अब आते हैं जॉब शेड्यूलिंग पर। जॉब शेड्यूलिंग का काम होता है मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क का। ये फ्रेमवर्क रेस्पॉन्सिबल होता है टास्क शेड्यूलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और री एग्जीक्यूशन ऑफ फेल्ड टास्क के लिए। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यार्न को हाडूप 2 में रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग के फंक्शंस को अलग करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। रिसोर्स मैनेजर में 2 कोर कंपोनेंट्स होते हैं, शेड्यूलर और एप्लीकेशंस मैनेजर। शेड्यूलर्स प्योर शेड्यूलर होते हैं जो सिर्फ रिसोर्स एलोकेट करने पर फोकस करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन फीफो शेड्यूलर, कैपेसिटी शेड्यूलर और फेयर शेड्यूलर जैसी प्लगेबल पॉलिसीज के थ्रू मैनेज होता है। सफलिंग सॉर्टिंग भी हमने मैप रिड्यूस के एग्जाम्पल के साथ देख लिया था, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सफलिंग मैपर्स से रिड्यूसर तक डेटा ट्रांसफर करने का प्रोसेस है। इसी फेज में सिस्टम नेसेसरी सॉर्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। ये फेज रिड्यूसर के लिए जरूरी होता है क्योंकि सॉर्टेड मैप आउटपुट ही रिड्यूसर को इनपुट के रूप में मिलता है। सॉर्टिंग मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क कीज को ऑटोमेटिकली सॉर्ट करता है, जो कि इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स के आधार पर सॉर्ट होते हैं, वैल्यूज के आधार पर नहीं। हर रिड्यूसर को दी गई वैल्यूज सॉर्ट नहीं होती और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं। नाउ कम्स द मैप रिड्यूस टाइप्स। मैपिंग की वैल्यू पेयर्स के रूप में डेटा एलिमेंट्स की लिस्ट को प्रोसेस करने की सेंट्रल टेक्निक है। मैप फंक्शन लिस्ट के एलिमेंट के इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर पे अप्लाई होता है और इसके रिजल्ट से हमें न्यू लिस्ट मिलती है। मैप और रिड्यूस फंक्शन का फॉर्मेट ये है, मैप K1 V1 टू लिस्ट K2 V2 और रिड्यूस का K2 लिस्ट V2 टू लिस्ट K3 V3। यहां इनपुट पेयर टाइप्स K1 और V1 आउटपुट पेयर टाइप्स K2 और V2 से अलग होते हैं। सिमिलरली रिड्यूस फंक्शन का फाइनल आउटपुट टाइप K3 और V3 भी इनपुट से अलग होते हैं। अब देखते हैं इनपुट फॉर्मेट्स को। इनपुट फॉर्मेट क्लास मैप रिड्यूस जॉब के एग्जीक्यूशन के लिए इनपुट पैरामीटर स्पेसिफाई करती है। ये इनपुट फाइल को स्प्लिट और रीड करने का तरीका डिफाइन करता है, जो मैप रिड्यूस का इनिशियल स्टेप है, जिसका काम होता है इनपुट फाइल स्प्लिट और जनरेट करना और उन्हें रिकॉर्ड में डिवाइड करना। इनपुट फाइल जो HDFS में होती हैं वो वेरियस फॉर्मेट की हो सकती हैं। तो इसकी की फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं? फाइल सेलेक्ट करना, डेटा स्प्लिट्स डिफाइन करना और रिकॉर्ड रीडर डिफाइन करना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट फॉर्मेट्स। फाइल इनपुट फॉर्मेट ये फाइल का पाथ स्पेसिफाई करता है और उन्हें इनपुट स्प्लिट्स में डिवाइड करता है। टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है जो अनफॉर्मेटेड डेटा या लॉग फाइल्स के लिए सुटेबल होता है। की वैल्यू टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट ये लाइन को टैब कैरेक्टर से की और वैल्यू में तोड़ता है। सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट ये बाइनरी सीक्वेंस फाइल को रीड करता है। लास्ट है DB इनपुट फॉर्मेट, ये JDBC का यूज करके रिलेशनल डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करता है। JDBC यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये आपने जावा प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अब आते हैं आउटपुट फॉर्मेट्स पर। रिकॉर्ड राइटर रिड्यूसर फेज से मिले आउटपुट की वैल्यू पेयर्स को आउटपुट फाइल में राइट करता है। आउटपुट फॉर्मेट ये डिफाइन करता है कि आउटपुट की वैल्यू पेयर्स किस स्ट्रक्चर में राइट होंगे। फाइल आउटपुट फॉर्मेट डॉट सेट आउटपुट पाथ आउटपुट डायरेक्टरी स्पेसिफाई करता है, जहां हर रिड्यूसर एक सेपरेट फाइल लिखता है। अब देखते हैं आउटपुट फॉर्मेट के टाइप्स। टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है, ये की वैल्यू पेयर्स को इंडिविजुअल लाइंस में टैब कैरेक्टर से सेपरेट करके लिखता है। मल्टीपल आउटपुट्स, इसमें आउटपुट फाइल्स के नेम डायनेमिकली जनरेट होते हैं। लेजी आउटपुट फॉर्मेट ये रैपर फॉर्मेट एम्प्टी आउटपुट फाइल्स क्रिएट होने से रोकता है। लास्ट है DB आउटपुट फॉर्मेट, ये JDBC का यूज करके रिलेशनल डेटाबेस में डेटा राइट करता है। सो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मैप रिड्यूस फीचर्स। मैप रिड्यूस के मेन फीचर्स हैं स्केलेबिलिटी, ये हाईली स्केलेबल फ्रेमवर्क है जिसे सर्वर्स ऐड करके आसानी से स्केल किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी,
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ये HBase और HDFS सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करता है। MapReduce एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो लार्ज डेटा सेट को अफोर्डेबल तरीके से स्टोर और प्रोसेस करता है। ये काफी फास्ट है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज मेथोडोलॉजी को यूज करता है। इट सपोर्ट्स पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज करके ओवरऑल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। तो मुबारक हो आप लोगों को, आपने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करिए। मैं टारगेट करता हूं 100 लाइक्स का। और वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो उसको प्लीज कमेंट करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।